में आरक्षण के नाम पर सियासी पारा हाई है। विधानसभा सत्र चल रहा है और नेता प्रतिपक्ष लगातार आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। तेजस्वी की मांग है कि बिहार में बहुजनों की आबादी 85% से ज्यादा है, इसीलिए सरकार नया विधेयक लाकर उन्हें कम से कम 85% आरक्षण की सुविधा दे। इसके पीछे तेजस्वी यादव का तर्क है कि नीतीश कुमार की सरकार वंचित जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 85% आरक्षण देने के लिए जो नया विधेयक लाए उसमें अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईबीसी के लिए कोटा हो। तेजस्वी यादव के इस नए ट्विस्ट पर एनडीए भड़क गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की ओर से सवाल पूछ लिया गया कि लालू राबड़ी शासनकाल में बिहार में आरक्षण पर कितना काम किया गया। सम्राट चौधरी के सवाल पर तेजस्वी यादव पूरे होमवर्क के साथ जवाब देने पहुंचे। तेजस्वी ने कहा है कि लालू प्रसाद ने ही अपने शासनकाल में 12% अति पिछड़ा आरक्षण को बढ़ाकर 14% किया। उसे राबड़ी देवी के कार्यकाल में 14% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। वहीं जेडीयू की ओर से दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलितों के साथ साथ आर्थिक तौर पर पिछड़े मुसलमानों के विकास के लिए भी जन कल्याणकारी नीतियां चलाई हैं। हालांकि बिहार में सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर ने साल 1978 में पिछड़ा वर्ग को 12% और अति पिछड़ा वर्ग को 8% आरक्षण दिया था। बाद में आने वाली सरकारों में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाती रही है। 2023 में महागठबंधन की सरकार के दौरान आरक्षण का दायरा 65 से बढ़ाकर 75% कर दिया गया। महागठबंधन की सरकार ने मांग की कि आरक्षण संशोधन को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका है। बहस बिहार की में आज इसी मुद्दे पर पूछेंगे तीखे सवाल, जानेंगे आरक्षण पर किसके दावे में कितना दम। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। तो बीजेपी से मेरे साथ पीयूष शर्मा प्रवक्ता जुड़ेंगे, इसके अलावा जेडीयू प्रवक्ता होंगे मनीष कुमार। कांग्रेस की बात करें तो शिशिर कौंडिल्य जी जुड़ेंगे हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और आरजेडी से प्रवक्ता सारिका पासवान जी हमारे साथ जुड़ेंगी। बहस बिहार की शुरुआत करते हैं आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी से। सारिका जी, नीतीश शासनकाल में ही 2023 में आरक्षण का दायरा 65% से बढ़ाकर 75% किया गया था और कोर्ट में जाकर अटक गया। फिर आपको सीएम नीतीश की इंटेंशन पर डाउट क्यों है? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब हमारे साथ शासनकाल में थे और 17 महीने के शासनकाल में आपने देखा, उसी दौरान जो है जाति आधारित गणना हुई भी, और जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। जब मुख्यमंत्री जी हमारे साथ थे उन्होंने समर्थन भी किया था, लेकिन जब वो पाला पलट लिए तो वो अपनी बात से भी वो मुकर गए। बार बार कहा जा रहा था कि इस 65% के आरक्षण को जो बढ़ाया गया है उसे 9वीं अनुसूची में डाल करके उसे सिक्योर किया जाए ताकि छेड़खानी ना हो सके, जो कि हमेशा विपक्ष आपने देखा कि जब जाति आधारित गणना हो भी रही थी तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रयास वो कर रहे थे, अपने वकीलों के द्वारा रीट दायर करवा रहे थे कि किसी तरीके से जाति आधारित गणना को रोकी जाए। बावजूद इसके तेजस्वी यादव जी के अथक प्रयास के बाद ये संभव भी हुआ और बहुत अच्छी बात है। सीएम कौन थे? नहीं, बात सीएम होने की नहीं है, बात है उसके पीछे। नहीं तो पास तो वो कराने गए थे ना, 75% उन्होंने ही किया था ना। बात जब मामला जब कोर्ट में चला ही गया, अब कोर्ट ने जब तक कोर्ट उस पर अपना फैसला दे दिया कोर्ट ने, उसके बाद जो कदम थे वो पीछे हुए, तो फिर आपको उनकी इंटेंशन पे सवाल क्यों है? नीतीश कुमार की इंटेंशन पे नीतीश कुमार जी के बार बार सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अगर वाकई में उनका समर्थन इस विषय पे होता तो वो आज हमें मांग करने की आवश्यकता नहीं होती कि 9वीं अनुसूची में डाली जाए। वो अगर इसके पीछे अगर उनका व्यू होता तो वो आज वो हमारे साथ खड़े होते। चलिए, अगर उन्होंने 85% भी कर दिया तो फिर इसको पास कैसे कराएंगे? कोर्ट तो फिर अपना वही फैसला सुनाएगा। सुन लीजिए ना, एक सेकंड संतोष जी, आज नीतीश कुमार जी के समर्थन के साथ केंद्र में सरकार है, बावजूद इसके आज अगर हमें ये मांग करनी पड़ रही है कि बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए, तो क्या इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई दुखद बात हो सकती है। और ऊपर से आप दावा भी कर रहे हैं, तो इंटेंशन तो साफ है। अगर उनकी इंटेंशन अगर इस विषय में लेकर के पॉजिटिव होती तो आज मुझे लगता है मांग करने की आवश्यकता नहीं हो। और दूसरी बात, अभी आपने बोला अति पिछड़ा आरक्षण पे जो बात किया, बिल्कुल ये सही बात है। राबड़ी देवी के शासनकाल के दौरान ही ये बिल जो है वो पास हुआ था
और बाद में ऐसे ही जिस तरीके से जाति आधारित गणना को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास करते, उस समय भी हमारे विपक्षियों ने लगातार प्रयास करके उसे रोका। बाद में सरकार जो है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की ओर उन्होंने मूव किया था और बाद में सत्ता परिवर्तन हो गया, नीतीश कुमार जी शासन में आ गए और उन्होंने पूरा जो कहते हैं ना बनी बनाई रबड़ी मलाई जो है उन्होंने खा लिया और आज तक वो कहते फिर रहे हैं कि हमने करवाया हमने करवाया हमने करवाया। हम तो कह रहे हैं इसकी भी मलाई आप खा लीजिए, जाति आधारित गणना की रबड़ी भी आप खा लीजिए, लेकिन उसे नवी अनुसूची में डलवाइए। तो आज चलिए मनीष जी से जवाब ले ले। मनीष जी, आप पर आरोप ये लग रहा है कि जो भी अच्छे काम उस समय हुए उसमें जाति जनगणना भी है और उसमें ये आरक्षण वाला मुद्दा भी है। जब 65% से 75% हुआ उस समय सिर्फ चेहरा नीतीश कुमार थे, सारे काम तेजस्वी यादव जी करा रहे थे और अब आप उस पूरे मामले पर जो कि केंद्र से 9वीं अनुसूची में डलवा सकते हैं तो फिर आप पैर पीछे खींच रहे हैं। संतोष जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता जी को मैं सुन रहा था, उन्हें शायद ज्ञान का अभाव है और उन्हें तो ये बताना चाहिए था सबसे पहले, वो सरकार और पार्टी दोनों को एक ही समझ बैठी हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि सरकार अलग चीज होती है और पार्टी अलग चीज होती है। उन्हें भले लगता होगा कि तेजस्वी भाई राष्ट्रीय जनता दल में कुछ नहीं है, लेकिन राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यवहारिक रूप से लालू प्रसाद जी हैं, लेकिन भाई तेजस्वी जी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी पूरे पार्टी के मालिक भाई तेजस्वी जी और एक हरियाणा के व्यक्ति हैं, कोई स्कॉलर है, मुझे नहीं पता उनका क्या नाम है, वहां से संचालित होता है। तो वो सरकार और पार्टी दोनों को एक ही समझ बैठी है। दूसरी बात, इन्हें चाहे आरक्षण पंचायत में आरक्षण का मामला हो, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण का मामला हो, नगर निकाय में आरक्षण का मामला हो, चाहे सरकारी नौकरी में देने का आरक्षण का मामला हो, ये तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का है, ये सब लोग जानता है। और इन्हें तो ये तो पूर्व में सरकार रह चुकी है, ये लोग सरकार में रहे हैं। अभी ये कह रही थी, ये तो वही बात है, और अभी ये कह रही थी कि लालू जी नीतीश जी को 9वीं अनुसूची में शामिल करवाना चाहिए। सारिका जी, आप बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रहा था, मुझे बोलने दीजिए तो आप बोल लीजिएगा। आप बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रहा था, आप मुझे बोलने दीजिए तो आप बोल लीजिएगा। आदरणीय लालू प्रसाद जी भारत सरकार में रेल मंत्री थे, उस समय बिहार में जाति आधारित गणना उन्हें याद नहीं आया। आदरणीय नीतीश कुमार जी जब बिहार में जाति आधारित गणना कराकर पूरे देश में एक मिसाल पेश किया और जिस वक्त आदरणीय नीतीश कुमार जी ये प्रक्रिया को शुरुआत किए थे, भाई तेजस्वी जी तो उस समय विपक्ष में थे और जिस समय आदरणीय नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, उस समय तो वो विपक्ष के नहीं तो विपक्ष में थे। जब ये पूरा प्रक्रिया आदरणीय नीतीश कुमार जी शुरू कर चुके थे कैबिनेट से पास कराकर, उसी दरमियान बीच में भाई तेजस्वी जी हमारे साथ आ गए। अब दुर्भाग्य ये है कि भाई तेजस्वी जी आदरणीय नीतीश कुमार जी के हर काम को अपना क्रेडिट लेना चाहिए। अरे भाई, अपने आदरणीय लालू प्रसाद जी से पूछिए, जब आप रेल मंत्री थे तो बिहार में जाति आधारित गणना क्यों नहीं करा पाए? जिन राज्यों में एक एक करके अपनी बात को रखेंगे तो दर्शक ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सारिका जी, जब आप बोल रही थी उस समय मनीष जी ने आपको नहीं टोका था। मैं माफी के साथ ये कहना चाहता हूं कि प्लीज एक एक करके अपनी बात को रखेंगे तो डिबेट अच्छे से हो पाएगी। दर्शक उस निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि कौन सही कर राजनीति कर रहा और कौन भ्रमित करने की राजनीति कर रहा है। संतोष जी, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को सुनने की धैर्य नहीं है। उन्होंने अपनी बातें कही, मैंने बहुत धैर्य पूर्वक सुना। अरे भाई, सामने वाला की भी तो बात सुन लीजिए ना जी। आप पॉइंट पर आइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं उसी पे आ रहा हूं, चाहे पंचायत में अति पिछड़ा का चुनाव में आरक्षण की बात हो, महिला का जो पंचायत में आरक्षण हो, नगर निकाय का आरक्षण हो, ये सब आदरणीय नीतीश सब लोग जानते हैं। जिस समय हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में जातीय सर्वे का प्रक्रिया शुरू किए, उस समय तो सब लोग जानता है कि भाई तेजस्वी जी विपक्ष में थे। और जिस समय आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के सभी दलों को नेता को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने गए, उस समय भी भाई तेजस्वी जी विपक्ष में थे। प्रक्रिया तो कब से शुरू हो चुकी थी, जिस समय कैबिनेट से यह प्रस्ताव पास हुआ उस समय भी भाई तेजस्वी जी विपक्ष में थे। तो भाई हमारे नेता तो ये प्रक्रियाधीन मामला था, प्रक्रिया में चल रहे थे और जब उसी क्रम में भाई तेजस्वी जी हमारे साथ आ गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि 9वीं अनुसूची में इन्होंने शामिल, इन्हें मैं जानकारी के लिए बता दूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी भारत सरकार में भी भेज चुके थे कि इन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल कराया जाए, लेकिन इसी बीच चुनाव हो गया, देश के लोकसभा का चुनाव हो गया। उसके बाद जैसे ही मामला हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण को रद्द किया, 20 जून को इसे रद्द किया गया और तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बिहार सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट अपील में गई। जब हम लोग अपील में गए, सुनवाई एक ठो हो गई। उसके बाद जब इन्हें लगा कि अरे बाप, सारा क्रेडिट तो नीतीश कुमार जी काम किए जा रहे हैं,
पीछे से ये जाके सुप्रीम कोर्ट में पिछलग्गू बन गए। पिछलग्गू बन गए तो क्या हुआ भाई, ये सारा काम आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये लोग तो परिवार के आरक्षण है ना, राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है सारिका जी, मुझे मालूम है कि आप इस पर जवाब देना चाहती हैं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं परिषद में नेता राबड़ी देवी जी, प्रवक्ता शिशिर जी का भी रुख कर लेता हूं। शिशिर जी, तेज प्रताप जी, अगर मीसा किसी ने काम भारती जी, किया है, रोहिणी आचार्य जी, तो क्रेडिट ये वो लेगा, परिवार और जो चेहरा होता है आमतौर पर क्रेडिट भी उसी का होता है। तो फिर ऐसा क्यों तेजस्वी ये कह रहे हैं कि हमने ये काम करा दिया, हमने वो काम करा दिया, और उसके बाद ये अचानक से ऐसा भी क्यों हो रहा है कि जैसे ही उपचुनावों में जो आपका गठबंधन है उसकी करारी हार हुई है, आरजेडी उसमें शिकस्त झेलने पड़ी है उसको, और उसके बाद से अचानक से ये सारे मुद्दे उठने लगे। देखिए संतोष जी, विषय जो है वो आपने जो कहा आरक्षण का विषय आपने रखा है, और आरक्षण के विषय से चुनाव का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। इस बार का जो चुनाव हुआ उससे आरक्षण का कोई मतलब नहीं 2025 की पिच तो तैयार की जा रही ना इसी के लीजिए आरक्षण एक, सुन लीजिए संतोष जी, आरक्षण एक संवैधानिक मसला है, ठीक है ना, और यह संविधान से जुड़ा हुआ मसला है। आपको मैं बताऊं, कुछ टेक्निकल बातें हैं, उसको समझना चाहिए। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सहनी मामले में यह डिसाइड किया कि 50% से ज्यादा आरक्षण को किसी भी स्टेट में एक्सीड नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके आप अगर देखेंगे तो खासतौर से तमिलनाडु में आरक्षण 69% है, बगल का राज्य है झारखंड, वहां आरक्षण 60% है, राजस्थान में आरक्षण 54% है, और ऐसे कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और कई ऐसे स्टेट इस देश में हैं जहां आरक्षण की सीमा 50% एक्सीड कर रही है, 50% से ज्यादा है। अब जरा सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव देखिए। कोर्ट में जब यह मामला जाता है संतोष जी, तो कोर्ट में जो सरकार विषय रखती है उस विषय को रखने में वो कमजोर पड़ जाती है, और सरकार इन पहलुओं को, ठीक है मान लिया, देखिए संवैधानिक तौर से आरक्षण को अगर कहा जाए तो SC ST का आरक्षण संवैधानिक है, उसके अलावा जो भी आरक्षण इस देश में है वो सारा का सारा आरक्षण जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत है। अब मैं जो दूसरी बात कहना चाहूंगा आपको वो ये कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र और नीतीश कुमार तो पलटू राम हैं, इनका तो कोई चरित्र ही नहीं, ये तो अभी कभी उधर तो कभी उधर। स्थिति ऐसी है कि इन लोगों ने कैसा चरित्र अपनाया, कितना बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, सो समझिए जरा। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्टेट में जो है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने किया था क्या? पार्टी सरकार में शिशिर जी, मंडल आयोग का गठन क्या कांग्रेस ने किया था क्या? अब इनका या मंडल कमीशन का रिपोर्ट कांग्रेस ने लागू किया था क्या? ये सुनेंगे नहीं, कांग्रेस भी आरक्षण पे प्रवचन देगी। मनीष जी, शिशिर जी जो कह रहे हैं पहले एक बार सुन ले, मैं आपके पास आऊंगा, आपको जवाब देने का मौका पूरा दूंगा। या मंडल आयोग का रिपोर्ट कांग्रेस ने लागू किया, अब कांग्रेस भी आरक्षण पे प्रवचन देगी। मनीष जी, जब सारिका जी बोल रही थी आपको अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब जब आप दूसरों के बीच में बोल रहे हैं मैं आपको मौका दूंगा ना। संतोष जी, इनकी भाषा अमर्यादित है, इनकी भाषा अमर्यादित है। संतोष जी, इनकी भाषा मर्यादित है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या मंडल आयोग का गठन कांग्रेस ने किया था? क्या मंडल आयोग का रिपोर्ट जब लागू हुआ देश में तो क्या कांग्रेस ने लागू समय किया था? की कमी है और मुझे डिबेट को आगे भी बढ़ाना है। मैं दोनों के पास दोबारा से आऊंगा। मैं बीजेपी प्रवक्ता मनीष कुमार जी का रुख करूंगा। मनीष जी, ये जो पूरा मामला है, उपचुनाव में हार हुई और तकरीबन इस टाइम जब हम बहस कर रहे हैं, नवंबर का अगले साल को जब महीना आएगा तो तकरीबन नई सरकार भी हो जाएगी गठित। ऐसे में क्या उस 2025 की पिच को तैयार करने की कोशिश में लगी हुई है आरक्षण के नाम पर आरजेडी? पूरी बात मैं कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आप कहीं टॉस दीजिए डिबेट का। मुझे पूरी बात आपने कंप्लीट नहीं करने दिया। सर, मैंने तो पूरा मौका दिया। और नहीं, मैं जो कह रहा हूं सुन लीजिए, पहले हुजूर सुन लीजिए जरा। मैं जो कहना चाह रहा था कि 9वीं अनुसूची में शामिल करने का रिकमेंडेशन कांग्रेस की क्या भूमिका है, इस पे बात रखिए ना आप। और 9वीं अनुसूची में शामिल करने का कांग्रेस की क्या भूमिका है? शिशिर जी, क्या बताने का कृपा करेंगे? पे जो स्थितियां हैं वो किस, देखिए, अगर इस तरह से दोनों एक साथ बोलते रहेंगे तो डिबेट को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। मैंने बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा से सवाल किया था। संतोष जी, कोर्ट में अगर
50% आरक्षण एक्सीड करने की पहले बात शिशिर जी को लेकर शांत जो तो सुप्रीम करवाइए। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया, उस ऑब्जर्वेशन संतोष जी। के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया बिहार सरकार के 65% और 75% आरक्षण पे, उस पर जो है कोर्ट में पक्ष रखने की जो जिम्मेदारी थी, जो कमजोर तरीके से रखी ठीक गई, है। ये जिम्मेदारी शिशिर जी, मैं आपके पास आऊंगा, दोबारा से आपको पूरी बात कंप्लीट करने का मौका दूंगा। बीजेपी प्रवक्ता जो है इसके लिए पूरी तरह पीयूष जी अपनी बात रखिए। संतोष जी, हाँ जी, जिस पार्टी ने बिहार में आरक्षण को दफन करने का काम किया, वह पार्टी आज आरक्षण के मुद्दे को बिहार में ला करके और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं पर आरोप लगाने का काम कर रही है। शर्म आनी चाहिए तेजस्वी यादव को, शर्म आनी चाहिए तेजस्वी यादव को। कुछ भी हमारे नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर बोलने से पहले मैं पूछना चाहता हूं राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेताओं से। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। काका कालेलकर की रिपोर्ट को कांग्रेस ने जिस प्रकार से कूड़ेदान में फेंकने का काम किया, वह आरक्षण की बात करता है। जिसके पिता तेजस्वी यादव के पिता, जिसके माता पिता ने 15 वर्षों तक बिहार में शासन करने का काम किया, 1978 से लेकर के 23 वर्षों तक बिहार में कोई चुनाव नहीं हुए, पंचायत के चुनाव नहीं हुए। जब 2001 में बिहार में पंचायत और नगर पंचायत का चुनाव हुआ तो वह भी बिना आरक्षण का चुनाव हुआ। और जब हमारी सरकार एनडीए की सरकार 2005 में आई, आरक्षण पे बात कीजिए ना, आरक्षण नगर निकाय के क्षेत्र में और नगर निकाय के क्षेत्र में और पंचायतों के क्षेत्र में हमारी सरकार ने आरक्षण दे करके और अति पिछड़ा और दलित भाइयों को जो सम्मान देने का काम किया, बीजेपी का बिहार की जनता जानती है। संतोष जी, तेजस्वी यादव के पास जवाब नहीं है आरक्षण के मुद्दे पर बात करने के लिए। जिसका ठाकुर की ये बात मैं ये जानना चाह रहा हूं, 9वीं सूची में आखिर इस पूरे मामले को डालने का मौका था आपके पास, तो क्यों नहीं किया गया? ठाकुर को तेजस्वी यादव जी के पिता ने क्या कहने का काम किया था, यह बिहार की जनता जानती है। संतोष जी, बिहार की सरकार ने आज अति पिछड़ों के लिए किस प्रकार के काम कर रहे हैं, चाहे वह पंचायत के क्षेत्र में हो, नगर निकाय के क्षेत्र में हो, महिलाओं के क्षेत्र में आरक्षण की बात हो। आज जो अति पिछड़ा के छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लाभ देने का काम किया जा रहा है। अरे कभी तेजस्वी यादव के माता पिता ने कल्पना भी किया होगा कि बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, सारिका जी कुछ कहना चाह रही थी, मैं सारिका जी के रुख करूंगा। सारिका जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? नहीं संतोष जी, मुझे भी समय दीजिए। देखिए, अभी जेडीयू के प्रवक्ता बोल रहे थे कि जब 17 महीने के शासनकाल में जाति आधारित गणना हुई, नौकरी बांटी गई, तो आखिर उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि 17 महीने से पहले के शासनकाल में 17 साल से बिहार में मुख्यमंत्री कौन थे भाई? और कौन वो महान व्यक्ति थे जो कह रहे थे कि नौकरी कहां से लाएगा, कहां से पैसा देगा, अपने बाप के घर से पैसा लेके आएगा? तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लोगों को पैसा मैनेजमेंट के लिए कोई पॉलिसी लाए थे क्या भाई तेजस्वी जी? सारी सोच, अरे बिहार का वित्त बढ़ाने के लिए कोई पॉलिसी भी लाए थे क्या भाई तेजस्वी जी? अरे 23,000 का बजट था जब लालू जी का बिहार था और राबड़ी जी का बिहार था, तब कारण ही दी जा रही है। 2005 का बजट आपको पता है कितना था बिहार का? बोलेंगे, लेकिन जब इनके बीच में आज का बजट पता है आपको कितना था? देखिए, समय की कमी है, दोनों मेहमान एक एक करके अपनी अपनी बात को कंप्लीट करें। सारिका जी, बावजूद इसके वो भाषाई मर्यादा की बात करते हैं। तो भाई पहले वो पोथी जो आप दूसरे को पढ़ा रहे हैं मनीष जी, कभी कभी बैठ के खुद भी पढ़ लीजिए। वो ठीक है सारिका जी, आप मनीष जी से जवाब ले ले। पहले मनीष जी जवाब दीजिए, आखिरी 15 सेकंड आपके पास। संतोष जी, ये लोग परिवार के आरक्षण वाले लोग हैं। पिताजी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माताजी विधान परिषद में नेता, भाई तेज प्रताप जी विधायक, भाई तेजस्वी जी नेता, मीसा भारती जी सांसद, रोहिणी जी सांसद के उम्मीदवार। ये लोग तो परिवारवाद वाले आरक्षण, इन लोग तो पारिवारिक आरक्षण वाले लोग हैं। अब तो जो सुनने में चर्चा है कि आगे भी जो परिवार के सदस्य वो भी लोग आएंगे। इन्हें बिहार के पिछड़ा, मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को मुझे मजबूरी में यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान जो मेरे साथ जुड़े, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबने अपना पक्ष रखा, सबको समय दिया गया, लेकिन बहस में कई बार हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के चक्कर में कुछ निजी पर्सनल चले जाते। उस तरह की डिबेट ना हो, ऐसी सभी मेहमानों से उम्मीद करेंगे। मेरे साथ बहस प्यार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।